गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंडोक्राइन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आज हम एड्रिनल ग्लैंड डिस्कस करेंगे। क्या बेटा? एड्रिनल ग्लैंड, इसे और क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। तो आज क्या डिस्कस करेंगे हम? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसे और क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसे अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों किडनियों के शीर्ष पर पाई जाती है। ये दोनों किडनी मतलब वृक्क के शीर्ष पर टोपी से दृश्य होती है। क्या होती है? टोपी से दृश्य होती है। ठीक है, देखो इस प्रकार की होती है। ये किडनी, ये किडनी और इस प्रकार ये टोपी से दृश्य होती है। इस प्रकार होती है। ठीक है, तो ये दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है, टोपी से संरचना होती है। इसलिए से क्या होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बेटा? और क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है बेटा, उत्पत्ति ओरिजिन में कैसी होती है? ये एक्टोमेसोडर्मल होती है। उत्पत्ति में क्या होती है? ये एक्टोमेसोडर्मल होती है। कैसी होती है बेटा? एक्टोमेसोडर्मल होती है। ठीक है, करीब 4 से 6 ग्राम की होती है। और कैसी होती है? येलोइश ब्राउन, पीले भूरे रंग की। कैसी होती है? येलोइश ब्राउन, पीले हल्के रंग, पीले भूरे रंग की होती है। मेरी बात समझ में आई? देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। यहां देखो, इधर देखो, इस प्रकार की होती है। ये जो बाहर की तरफ होता है, ये क्या होता है? कैप्सूल होता है। एक तंतु में कैप्सूल होता है, तंतु में आवरण होता है। क्या होता है बेटा? तंतु में आवरण। और ये जो अंदर होती है, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जो होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो कितना भाग होता है? 80 से 90% होता है। और जो अंदर होता है इसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ये कितना होता है? 10 से 20% भाग होता है। मेरी बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुनो। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, इसे क्या और क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। ये कहां पाई जाती है? दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। ये टोपी सतह संरचना होती है। कैसी होती है? टोपी सतह संरचना। संख्या में कितनी होती है? 2, मतलब एक पेयर होती है। क्या होती है? एक पेयर होती है। कितने ग्राम की होती है? 4 से 6 ग्राम की होती है। कैसी होती है बेटा? 4 से 6 ग्राम की। और कैसी होती है? ये येलोइश ब्राउन, मतलब पीले भूरे रंग की होती है। कैसी होती है बेटा? पीले भूरे रंग की। उत्पत्ति में कैसी होती है? एक्टोमेसोडर्मल। कैसी होती है बेटा? एक्टोमेसोडर्मल। ठीक है, संरचना में ये ऐसी होती है। इसके बाहर क्या होता है? तंतु में आवरण होता है। क्या होता है?
तंतु में आवरण होता है, मतलब तंतु में ऊतक का बना हुआ एक आवरण होता है। फिर इसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जो पर्दीय भाग है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो आंतरिक भाग होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं बेटा? एड्रिनल मेडुला। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है ना 80 से 90% होता है। क्या होता है ये? 80 से 90%। और एड्रिनल मेडुला क्या होता है? 10 से 20%। कितना होता है? 10 से 20%। ठीक है, तो देखो वैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन। एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो भाग हैं। इसके क्या है? दो भाग। बाहरी भाग इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कितना होता है? 80 से 90%। ठीक है। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग जिसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। तो कितना होता है बेटा? 10 से 20%। कितना होता है बेटा? 10 से 20%। देखो उत्पत्ति में, ये उत्पत्ति में कैसा होता है? मीजोडर्मल। उत्पत्ति में कैसा होता है? ये मीजोडर्मल। और ये उत्पत्ति में कैसा होता है? एक्टोडर्मल। क्या होता है? एक्टोडर्मल। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एक्टोमीजोडर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोमीजोडर्मल। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, देखो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? फोरेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोरेस ग्लैंड। और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स मेडुला वाले को 3F ग्लैंड। ठीक है। देखो इसे फोरेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? देखो ये क्या करता है? साल्ट रेगुलेशन करता है, मतलब लवण का नियंत्रण करता है, लवण का रेगुलेशन करता है, शुगर का रेगुलेशन करता है। क्या करता है? शुगर का रेगुलेशन करता है। और क्या करता है? स्ट्रेस में हेल्प करता है, मतलब जब हम तनाव में होते हैं तो हमें रेगुलेट करता है, मतलब हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और क्या करता है बेटा? ये सेक्स हार्मोन निकालता है। ये क्या निकालता है? और सेक्स हार्मोन निकालता है। मेरी बात समझिए? ये 3F ग्लैंड, इसे 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो डर के समय, ठीक है, एक हमें भागना हो तब, ठीक है, और एक हमें लड़ना हो तब हमें क्या होता है? रेगुलेट करता है, मतलब इमरजेंसी के लिए हमें तैयार करता है। मान लो अभी हमें कोई शेर आ गया, हमें डर लगा तो हमारे सिस्टम पूरे क्या हो जाएंगे? हमारे उस टाइम क्या हो जाएगी? एड्रिनल मेडुला एक्टिव हो जाएगा और हमें उस डर से बचाएगा। ठीक है। अभी लड़ाई हो गई और हमें कहीं हाथ पैर चलाने, तो हमें वहां कौन चलवाएगा? हमें कौन एक तरह से कंट्रोल करेगा? एड्रिनल मेडुला। हमें कहीं से भागना है डर के, तो वो भी कौन कराएगा? एड्रिनल मेडुला। मतलब एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होंगे वो कराएंगे हमें। तो ये क्या है? एफ मीन्स, एक एफ मीन्स था फियर मीन्स डर, एक होता है फाइट मीन्स लड़ना, एक होता है फ्लाइट मीन्स भागना। ठीक है। क्या? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। इसे फोरेस ग्लैंड और इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा देखो, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के क्या होते हैं? 3 भाग। यदि हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो इसमें 3 भाग दिखाई देंगे। कौन कौन से देंगे? देखो, तो पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं।
बाहर से अंदर की तरफ 3 भाग दिखाई देंगे। एक तो देखा जोना ग्लोमेरुलोसा, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या देखा बेटा? जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा कौन सा होगा? जोना फेसिकुलेटा। क्या बेटा? जोना फेसिकुलेटा। और तीसरा होगा जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस। देखो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? जोना मीन्स होती है लेयर। जोना मीन्स क्या होती है? लेयर। GFR। आपको मैंने बताया था किडनी में जब पढ़ाया था GFR, तो इससे याद कर सकते हैं हम। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। बात समझ में आई? ठीक है। देखो ये जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इससे कौन से मतलब इन जोना ग्लोमेरुलोसा या जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, इनसे क्या निकलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, मतलब स्टीरॉयडल हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन। तो देखो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो निकलता है उसे बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इससे जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो क्या करता है? साल्ट का रेगुलेशन करता है। किसका करता है? साल्ट का, लवणों का, आयनों का रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर। जोना फेसिकुलेटा से जो निकलता है उसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये किसका होता है? शुगर का रेगुलेशन करता है। किसका करता है? शुगर का रेगुलेशन करता है। और जोना रेटिकुलर से जो निकलता है वो निकलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या सेक्स हार्मोन, या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या बेटा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या इन्हें गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनाडल या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। क्या होते हैं? गोनाडल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये 3 लेयर हो गई इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो पहला आता है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा ये क्या रिलीज करता है बेटा? इससे क्या निकलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। किसी एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम बताएं तो एल्डोस्टेरॉन। क्या बेटा? एल्डोस्टेरॉन। मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरॉन क्या होता है। जब मैंने आपको मूत्र का निर्माण पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, वो कहता है कंडीशनल होता है। और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में। बताया था नहीं बताया था? तो मेरी बात सुनो। पहला था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या निकालता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण क्या? एल्डोस्टेरॉन। क्या? एल्डोस्टेरॉन। तो देखो बेटा ये एल्डोस्टेरॉन कैसे काम करता है। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बेटा? ये कहता है सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मेरी बात क्लियर है? दूसरा ये कहां काम करता है? ये डीसीटी एवं कलेक्टिंग डक्ट, मतलब डीसीटी मीन्स दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्राहक नलिका। क्या लगा? संग्राहक नलिका पर कार्य करता है। आपको पता है कि
कि डीसीटी और संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट है इसका पूरा नाम। कलेक्टिंग डक्ट किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है। किसका भाग है? नेफ्रॉन का। अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है, संग्राहक नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका पे क्या करता है, देखो बेटा ये क्या करता है, सोडियम आयन एवं वाटर का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। अब पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? सोडियम और वाटर के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। और क्या करता है बेटा, ये K+ आयन एंड फॉस्फेट आयन, इसके अलावा और कौन, क्लोराइड आयन एवं H+ आयन, इनके उत्सर्जन को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? इनके उत्सर्जन को बढ़ा देता है। किस किस के? K+ आयन, फॉस्फेट आयन, क्या बेटा, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन एवं हाइड्रोजन आयन, इनके एक्सक्रीशन को, इनके उत्सर्जन को बढ़ा देता है। अब देखो, जब सोडियम आयन और जल का पुनर्अवशोषण होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम, रक्त का आयतन बढ़ेगा, और रक्त का आयतन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा। रक्त का आयतन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा सुनो। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या निकालता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या निकालता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण क्या है? एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ये कहाँ काम करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर, नेफ्रॉन की डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर। तो वहां क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो जल का और सोडियम का पुनर्अवशोषण बढ़ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। अब जब ये होगा, वाटर का अवशोषण बढ़ गया, तो क्या होगा? हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, रक्त का आयतन बढ़ेगा। रक्त का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? बीपी बढ़ेगा। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो, यदि इस एल्डोस्टेरोन का स्राव अधिक हो जाए, यदि इस एल्डोस्टेरोन का स्राव अधिक हो जाए तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन का स्राव यदि अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? ये सोडियम और वाटर का पुनर्अवशोषण अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक हो जाएगा तो रक्त का आयतन भी बढ़ जाएगा। रक्त का आयतन बढ़ जाएगा तो बीपी अधिक बढ़ेगा, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन आ जाएगी। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जोना फेसिकुलेटा। सेकंड आते हैं जोना फेसिकुलेटा। देखो बेटा, ये जोना फेसिकुलेटा है, ये क्या निकालता है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकालता है। अब जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे कॉर्टिसोन, नेक्स्ट कॉर्टिसोल। क्या बेटा? कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, ये क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। क्या बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो कौन सा है? कॉर्टिसोल। क्या है बेटा? कॉर्टिसोल, ये वाला। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल को जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ सेविंग हार्मोन। किसको? कॉर्टिसोल को। मेरी बात क्लियर है? अब देखो, ये कॉर्टिसोल के कार्य क्या क्या होते हैं, कॉर्टिसोल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला देखते हैं मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट। पहला इफेक्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म पर। क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म पर। देखो, ये
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाता है। क्या करता है बेटा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का निर्माण किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से। नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से तो मतलब जैसे अमीनो एसिड या फैटी एसिड से किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। तो ये क्या है? मतलब ग्लूकोज की यदि मात्रा बढ़ी तो क्या डायबिटीज पैदा करेगा? तो ये क्या? डायबिटोजेनिक फैक्टर है। क्या है? डायबिटोजेनिक हार्मोन है। जैसे ग्रोथ हार्मोन बताया था ना कि वो भी डायबिटोजेनिक हार्मोन है, इस प्रकार ये भी क्या है? डायबिटोजेनिक हार्मोन है। क्या है बेटा? डायबिटोजेनिक हार्मोन। मेरी बात समझ में? अब देखो मेरी बात, देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ग्लूकोज के ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसा हो रहा है? या तो अमीनो एसिड्स ग्लूकोज में बदल रहे हैं या फैटी एसिड ग्लूकोज में बदल रहे, चेंज हो रहे। तो बताओ लिपिड पे क्या होगा? मतलब लिपिड भी तोड़ेगा तभी तो हमें फैटी एसिड आएंगे, और प्रोटीन को भी तोड़ेगा तभी हमें क्या आएंगे? अमीनो एसिड्स आएंगे। बात समझ में आई? पर वहां पे आप वहां वो मत करना, इसे ग्रोथ हार्मोन के साथ कंबाइन मत करना, वरना कंफ्यूज होंगे। तो ये क्या करेगा? सेकंड लिपोलाइसिस करेगा। लिपोलाइसिस मींस वसा को तोड़ेगा। वसा को क्या करेगा? तोड़ेगा। और क्या करेगा? प्रोटियोलाइसिस करेगा। प्रोटियोलाइसिस मींस प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या करेगा बेटा? प्रोटीन को तोड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? और क्या करेगा? देखो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये क्या करेगा? कोशिकाओं को अमीनो एसिड लेने के लिए इनहिबिट करेगा। मतलब कोशिकाओं में अमीनो एसिड को लेने के लिए या अमीनो एसिड के यूज को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा, उसको कम कर देगा। बात मेरी समझ आई? तो ये मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करेगा बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, और प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन को तोड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो बेटा और क्या करेगा? देखो ना, ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। क्या है बेटा? ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। देखो मैं बताता हूं एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट कैसे है। बी एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। देखो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट क्या होता है? एक्चुअली इन्फ्लामेशन। क्या बेटा? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को बोलते हैं जिसमें रेडनेस हो जाती है, गर्म हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। तो ये क्या करता है? एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। बात समझे? जैसे अपन पे चोट लग जाती है, कभी कभी कहीं चोट लगी हमारे, तो वो जगह जाएगी रेड हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, उसमें दर्द होगा, उसमें सूजन हो जाएगा, तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो ये क्या है? एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। ये क्या करता है? जो आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी एवं कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन तंतु है, उनके कार्य को क्या कर देगा? ये इनहिबिट कर देगा। उनके कार्य को क्या कर? संदमित कर देगा। उनके कार्य को क्या कर देगा? ये संदमित कर देगा। कार्य को संदमित कर देगा। यह कार्य संदमित कर देगा किसमें? कोशिकाओं में या ऊतकों में। क्या करेगा? ये डब्ल्यूबीसी और कोलेजन तंतु, डब्ल्यूबीसी और कोलेजन तंतु के कार्य को क्या कर देगा? ये संदमित कर देगा। मेरी बात समझ में आई? जब संदमित कर देगा तो क्या होगा? इसका यूज किसमें करेंगे फिर? मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन्फ्लामेशन नहीं होगा।
और तो इसलिए इसका यूज किस में करते हैं अपन? सूजन में, गठिया में या अर्थराइटिस में भी करते हैं। इसलिए इसका यूज किस करते हैं? सूजन में, गठिया में और अर्थराइटिस में करते हैं। मेरी बात समझ में आई? दूसरा देखो सी, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो सप्रेसेंट है, मतलब ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? संदमित कर देता है। ये क्या कर देता है बेटा? प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित कर देता है। बात समझ में आई? क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्व प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती, बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, एंटीजन की तरह बिहेव करने लगते हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें एंटीजन जान लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम से एंटीजन जान लेता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है, और वो एंटीबॉडीज क्या होती है, उस अंग को खत्म करती है, उस अंग को हानि पहुंचाती है। तो ये क्या करता है, वो इम्यून सप्रेसेंट की तरह करता है, मतलब उस एंटीबॉडीज के निर्माण को क्या होता है, संदमित कर देता है। क्या करता है ये? एंटीबॉडीज के निर्माण को संदमित कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसका यूज आजकल किसमें दिए हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। इसको किसमें लिया जाता है? इसका यूज किसमें किया जाता है? अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। जब मैंने आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, तो मैंने बताया था कि हमारे अंदर जब हमारी दोनों किडनी खराब हो गई, तो हमें बाहर से किडनी लेनी पड़ती है। तो हमसे बाहर से जब किडनी लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान नहीं पाता, उसे सोचता है ये बेकार चीज आ गई या ये कोई रोग काल आ गया, तो उसके प्रति क्या होती है, एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, और वो एंटीबॉडी जो बाहर से हमने जो बोली है किडनी, उसको खत्म करने लगती हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट। वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करते हैं, उन एंटीबॉडीज के निर्माण को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। एंटीबॉडीज के निर्माण को संदमित कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई? बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट लिए जाते हैं। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट लिए जाते हैं। बात मेरी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो डी, ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। क्या करता है बेटा, ये आरबीसी के निर्माण में भी क्या लेता है, ये भाग लेता है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन में भाग लेता है। ये किसमें भाग लेता है बेटा, आरबीसी प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, भाग लेता है। दूसरी बात क्या होता है, ये जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये क्या करता है, कुछ जल एवं लवणों के पुनर्अवशोषण में भी पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है। बात मेरी समझ में आई? ये क्या करता है, कुछ जल तथा लवणों के पुनर्अवशोषण को भी प्रेरित करता है। बात मेरी समझ में आई? कौन से लवण है, मेनली सोडियम आयन। कुछ लवण मतलब सोडियम आयन के अवशोषण को भी पुनर्अवशोषण को भी प्रेरित करता है। इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, दोबारा सुन लो। जोना वेसिकुलेटा कहां से, किससे निकलता है, क्या निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मेनली कौन कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। क्या होते हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। और मेन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। मेन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। इसे जीवन रक्षक हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसका कॉर्टिसोल का क्या क्या कार्य है, कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म पे क्या कार्य है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस कि ग्लूकोज का निर्माण, मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण होना क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा,
ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगी, डायबिटीज होगी। मतलब ये डायबिटोजेनिक फैक्टर है। क्या है बेटा, डायबिटोजेनिक फैक्टर है। दूसरी बात ये क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। क्या करता है बेटा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है। और क्या करता है कि जो अमीनो एसिड है उनका कोशिका के अंदर एंट्री और उनका यूज को क्या करता है, संयमित कर देता है। मतलब कोशिका के अंदर अमीनो एसिड एंटर भी नहीं कर पाते, और एंटर भी करके तो कोशिका उन्हें यूज नहीं कर पाती। बात मेरी समझे। लिपिड का कहता है लिपोलाइसिस करता है, मतलब लिपिड को भी तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है। और क्या क्या इसके कार्य, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है ये। क्या बेटा, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। ठीक है, क्या करता है ये, डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर्स का जो कार्य कोशिका में, ऊतकों में, उसको क्या करता है, संदमित कर देता है। क्या कर देता है, संदमित कर देता है। इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं बेटा, अपन सूजन, गठिया और अर्थराइटिस में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है। क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज के निर्माण को संदमित करता है। क्या करता है, ये एंटीबॉडीज के निर्माण को संदमित करता है। कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है, वो हमारे अंगों को भी क्या समझ बैठता है, एंटीजन समझ बैठता है, जिससे क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। और वो एंटीबॉडीज उस अंग को क्या बनाती है, क्या करती है, लॉस करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, एंटीबॉडीज के निर्माण को संदमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, ये आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। क्या लेता है बेटा, आरबीसी के निर्माण में भी ये भाग लेता है। ठीक है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन में ये भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये कॉर्टिसोल, ये क्या करता है, कुछ जल की मात्रा को और सोडियम आयन के पुनर्अवशोषण को भी प्रेरित करता है। इसलिए से क्या होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जोना रेटिकुलरिस। क्या आता है बेटा, जोना रेटिकुलरिस। तीसरा आता है जोना रेटिकुलरिस। देखो बेटा, जोनल रेटिकुलरिस क्या निकालता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड या सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। इससे क्या निकलते हैं, सेक्स हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और इससे जो सेक्स हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दोनों में निकलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में निकलते हैं। मेल और फीमेल दोनों में निकलते हैं। ये किस में निकलते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में निकलते हैं। मेरी बात समझ में आई। देखो, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं। देखो, मेल में इन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इसका एग्जांपल क्या है, DHEA, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। क्या है बेटा, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। ठीक है, फीमेल में निकलता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। बात समझ में आई। और उसे क्या होते हैं, ईस्ट्राडायोल। उसका एग्जांपल क्या है, ईस्ट्राडायोल। क्या बेटा, ईस्ट्राडायोल। दोबारा देखो, जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलते हैं, सेक्स हार्मोन निकलते हैं। जो सेक्स हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडो या गोनाडल कॉर्टिकॉइड्स। क्या होते हैं, ये मेल फीमेल दोनों में निकलते हैं। मेल में निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, DHEA, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। क्या बेटा, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। और फीमेल में जो निकलता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। इसका एग्जांपल है एस्ट्राडायोल। क्या है बेटा, एस्ट्राडायोल। अब देखो ये करते क्या है, ये हार्मोन मेल और फीमेल में क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या करते हैं, मसल्स, एक्सटर्नल जेनिटल, क्या बेटा,
मसल्स, एक्सटर्नल जेनिटल्स, मसल्स मीन्स पेशी, मसल मीन्स पेशी, मैं यहां इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इनका कार्य। ये क्या करते हैं, पेशी एवं बाह्य जननांग, क्या बेटा, बाह्य जननांग, क्या बेटा, पेशी बाह्य जननांग एवं लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। पेशी बाह्य जननांग, क्या बेटा, बाह्य जननांग एवं लैंगिक व्यवहार या यौन व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अब मेरी बात सुने आप, फीमेल में सुनने की कोशिश करना, फीमेल में क्या बनती है, कार्पस लूटियम बनती है। फीमेल में क्या होती है, कार्पस लूटियम। अब मैं बताता हूँ कार्पस लूटियम क्या होती है। एक्चुअली एमसी के दौरान क्या होता है, पुट्टिका में डेवलपमेंट होता है, पुट्टिका विकसित होती है, तो उस पुट्टिका में क्या बनता है, 14 मतलब 5वें दिन से, एमसीसी के 5वें दिन से और 14 दिन तक उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें विकास होता है। तो उसमें क्या बन जाता है, अंडा बन जाता है, और अंडे के चारों ओर क्या पाई जाती है, कोशिका की परत पाई जाती है। तो क्या होता है, 14 दिन को क्या आती है, वो फट जाती है, वो परतें फट जाती है, अंडा बाहर आ जाता है। जो अंडा बाहर आने के बाद जो परत बनती है उन्हें बोलते हैं कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। और ये कार्पस लूटियम क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। ये कार्पस लूटियम क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखो, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एस्ट्रोजन के स्राव को तो क्या करता है, प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के स्राव को तो क्या करता है, प्रेरित करता है फीमेल में, और इस एंड्रोजन के स्राव को क्या करता है, संदमित करता है। इस एस्ट्रोजन के स्राव को क्या करता है, एंड्रोजन के स्राव को क्या करता है, संदमित करता है। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार क्या होती है, मेल में लीडिंग सेल्स होती हैं। दसन में क्या होती है, लीडिंग सेल्स होती हैं, और वो क्या निकालती हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या निकालती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। बात समझे, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, इस एंड्रोजन के स्राव को तो क्या करता है, प्रेरित करता है। प्लस मीन्स प्रेरित करता है, बट क्या करता है, ये इस एस्ट्रोजन के स्राव को क्या करता है, संदमित करता है। बात समझ में आई। मेल में देखो, मेल में दोनों ही निकल रहे हैं, मेल में दोनों ही निकल रहे हैं, एंड्रोजन भी निकल रहा है और ईस्ट्राडायल भी निकल रहा है। फीमेल में भी दोनों निकल रहे हैं, एंड्रोजन भी निकल रहा है, ईस्ट्राडायल भी निकल रहा है। अब फीमेल के अंदर क्या होना चाहिए, ये एंड्रोजन का क्या होना चाहिए, संदमन होना चाहिए। ऐसे समझो, देखो मैं हूं, मेरे में दोनों ही गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स निकल रहे हैं, मतलब मेल वाले भी निकल रहे हैं और फीमेल वाले भी निकल रहे हैं। तो मेरे अंदर क्या होता है, मेल वाले जो हैं सेक्स हार्मोन वो तो बढ़ने चाहिए, और फीमेल वाले क्या होने चाहिए, इनहिबिट होने चाहिए। यदि फीमेल वाले इनहिबिट नहीं हुए या वो संदमित नहीं हुए, तो मेरे में फीमेल जैसे करैक्टर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ऐसे ही फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में मेल वाले सेक्स एंड्रोजन भी निकल रहे हैं और फीमेल वाले सेक्स एंड्रोजन निकल रहे हैं। तो फीमेल में क्या होना चाहिए, फीमेल वाले सेक्स एंड्रोजन तो प्रेरित होने चाहिए, और मेल वाले एंड्रोजन क्या होनी है, संदमित होने चाहिए। यदि वो संदमित नहीं हुए तो क्या होगा, फीमेल में क्या हो जाएंगे, मेल वाले करैक्टर आ जाएंगे, फीमेल में क्या आ जाएंगे, मेल वाले करैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखें, मेरी बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यदि देखो बेटा मेल में, सुने यहां, यदि मेल में, नर में यदि नर में फीमेल वाले सेक्स एंड्रोजन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मतलब एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन यदि अधिक हो जाएं, यदि नर में मादा, फीमेल एकदम मादा वाले सेक्स एंड्रोजन अधिक हो जाएं, तो इस नर में क्या हो जाएंगी, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। इसकी स्तन ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, फीमेल की तरह क्या हो जाएंगी, साइज में बड़ी हो जाएंगी। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया। क्या बोलते हैं बेटा,
गाइनेकोमास्टिया, देख लेना, सही चेक कर लेना, गाइनेकोमास्टिया। ऐसी है गाइनेकोमास्टिया। मेरी बात सुनिए, दूसरी देखो, यदि मादा में नर वाले सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मतलब एंड्रोजन्स यदि अधिक हो जाएं तो इसमें क्या आ जाएंगी, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी। यहां पे लिख देते हैं, यदि हो जाए तो स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। नर में स्तन के आकार बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगी, इधर दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बेटा, दाढ़ी मूंछ। और इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। इस कंडीशन का होता है एड्रिनल विरिलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एड्रिनल विरिलिज्म। बात मेरी बात सुनो, ये दोबारा सुन लो। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में वो मेल में भी निकलते हैं, फीमेल में होते हैं। मतलब मेल में भी दोनों निकलते हैं, नर और मादा वाले। फीमेल में भी कौन से निकलते हैं, नर और मादा वाले। यदि नर में मादा वाले सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाएं, मतलब ईस्ट्रोजन बढ़ जाए, तो नर में स्तनों का आकार बड़ा हो जाएगा, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। इसे क्या बोलते हैं, गाइनेकोमास्टिया। और यदि मादा में नर वाले सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो मादा में क्या है, दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी। और उसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एड्रिनल विरिलिज्म। मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये हुई हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या हुआ बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम इससे रिलेटेड डिजीज और एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। थैंक यू बेटा।